बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सी व्यू पर फंसे गैर मुल्की जहाज को निकालने की कोशिश आज भी नाकाम हो चुकी। जहाज को खींचने वाली ताकतवर टेक बोट्स के साथ बांधी गई रस्सी टूट चुकी है, जिसके बायस रेस्क्यू ऑपरेशन 22 अगस्त तक मुलतवी कर दिया गया। निजी कंपनी के पास जहाज निकालने का सिर्फ आज तक का वक्त था। हैंगटोंग 77 के निकालने का अमल 4 रोज से जारी था, जो कि अब तक मुकम्मल नहीं हो सका। अपडेट करें आपको, सी व्यू पर फंसे गैर मुल्की जहाज को निकालने की कोशिश आज भी नाकाम हो गई। जहाज को खींचने वाली ताकतवर टेक बोट्स के साथ बांधी गई रस्सी टूट गई, जिसके बायस रेस्क्यू ऑपरेशन 22 अगस्त तक मुलतवी कर दिया गया। निजी कंपनी के पास जहाज निकालने का सिर्फ आज तक का वक्त था। हैंगटोंग 77 को निकालने का अमल 4 रोज से जारी था, जो कि मुकम्मल नहीं हो सका। मजीद तफसीलात अय्याज राना से। अय्याज बताइएगा, आज भी एक और कोशिश की गई जो कि नाकाम हो चुकी है, क्या तफसीलात हैं बताइएगा। करीब जो है वो बहुत अच्छा वक्त था इस जहाज़ को निकालने का, लेकिन हमने देखा कि 1 और सवा 1 के दरमियान जो हमारे पास खबरें आई हैं कि उसके अंदर जो जहाज़ जो टग बोट से जो जहाज़ तक के लिए रस्सी लाई गई थी, वो जो है वो तेज़ बहाव और रस्सा लंबा तवील होने की वजह से जो है वो बीच समंदर कहीं से ब्रेक हुई है, जिसका अभी तक तयन किया जा रहा है। हमें जो ज़राए बता रहे हैं वो 1100 मीटर लंबी तवील जो है वो रस्सी थी, जिसकी वजह से जो है ये वाक़या पेश आया। अगर माहिरीन यही कह रहे हैं, अगर ये रस्सी का जो हिस्सा था, अगर उसको कम रखा जाता, जो फासला है, तो यकीनन ये वाक़या नहीं होता। लेकिन समंदर से अंदर जो ये रास्ता है ये काफ़ी तवील होने की वजह से और हवा का जो मेन जो दबाव है, जिसकी वजह से जो ये समंदर की जो लहरें और साथ साथ जो हवा का प्रेशर है, जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि जो ये जहाज़ के लंगर भी टूटे। उसके बाद हमने देखा जो क्रेन बार्ज थी उसका लंगर भी टूटा, और उसके बाद अब जो रस्सी बांधी गई थी इस तमाम अमल को जो रेस्क्यू करने के लिए, वो रस्सी भी आज बिलाखिर टूट गई है। अब यही कहा जा रहा था कि जो इस मौसम यानी कि जो मौसम जो इस वक्त माफिक था इस काम के लिए, अब मतलूबा जो हाई टाइड्स और जो मौसम है वो अगली 22 या 23 तारीख तक जो है वो मैसर होगा, जिसकी वजह से जो है अब ये दरमियान में ये काम करना मुश्किल होगा। अब तक जो कैप्टन आसिम की जानिब से ये बात वाज़ेह की जा रही है कि हम इस वक्त जो है वो सिरा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कौन सी ऐसी जगह से जो सिरा टूटा है, और उसका जब सिरा मिलेगा उसके बाद उसको हम कोशिश करेंगे कि दोबारा से जोड़ के अगर वक्त मिला तो आज ही इस काम को मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। बाज़ाहिर ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। जो टग बोट थी जो हमने देखा काफ़ी करीब आती हुई हमें नज़र आ रही थी, वो भी अब वो इस काम में जुड़ गई है कि वो कौन सी जगह है जहाँ से ये रस्सा टूटा गया है, और उसके बाद अब वो डाइवर्स की मदद से जो कहा यह जा रहा है कि वो जो रस्सा पानी में मौजूद है उसको जोड़ने की कोशिश की जाएगी। जबकि महमूद मौलवी जो कि वजीर आजम के जो 21 जुलाई से ये जहाज यहाँ पे आके फंस चुका है, उसके बाद इकदामात लेट किए गए और आज भी 4 दिनों की कोशिशों के बावजूद कोई पेशरफ्त सामने नहीं आई है। इसके बाद बताइएगा कि ये कब कोशिश की जाएगी, क्योंकि आज के बाद मौसम में भी तब्दीली का इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। देखें, अब कहा यही जा रहा है कि जो मौसम था वो आज काफ़ी जो है वो इसके लिए क्योंकि बेहतर था, और आज के बाद से वो आखिरी दिन इनको कहा जा रहा था कि जो हाई टाइड्स इनको चाहिए थी वो सिर्फ आज ही के दिन मैसर होनी थी। उसके बाद से अब समंदर का जो प्रेशर है वो कम होना, यानी कि जो हवा का दबाव साथ साथ जो मतलूबा टाइड चाहिए थी, यानी कि जो हवा जो लहरें चाहिए थी वो अब कम होंगी, जिससे जो जहाज़ का ड्राफ्ट या जो ये काम करने के लिए जो मतलूबा बोट्स आई थी टग बोट्स, उनको भी जो ड्राफ्ट की ज़रूरत थी वो अब मैसर नहीं होगी, जिसकी वजह से अब ये कहा जा रहा है कि अगले 6 से 8 दिन जो है मजीद इंतज़ार करना पड़ेगा, जिससे 22 से 23 तारीख हो सकती है। जबकि जो आसिम हैं, कैप्टन आसिम, उनका कहना ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं, अगर हमारा सिरा हमें मिल जाता है और रस्सी हमें मिल जाती है तो हम कल एक दफ़ा फिर कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो बोट्स हैं उनका जो ड्राफ्ट है वो लो फ्लैट बॉटम ड्राफ्ट की हमारे पास वो बोट्स हैं। हम उसकी कोशिश करेंगे कि दोबारा से इसको जो है एक दफ़ा ट्राई करेंगे, लेकिन देखने में बाज़ाहिर तो यही लगता है कि ये एक बार फिर जो है ताख़ीर का शिकार हो गया है। जो एक रेस्क्यू का अमल है, जो रिफ्लोट कराना था इस जहाज़ को, वो अब मुमकिन नहीं लगता कि जो आज या कल भी होता हुआ ये काम मुकम्मल हो सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अय्याज राना, आपने अपडेट किया।
वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बहरी अमूर महमूद मौलवी ने CVU पर फंसे बहरी जहाज़ को निकालने में नाकामी पर सैल्वेज कंपनी के खिलाफ इंक्वायरी का ऐलान कर दिया है। कहा है कि जहाज़ के रेस्क्यू का काम बासलाहियत सैल्वेज कंपनी को सौंपा जाएगा। अपडेट करें आपको हम खबर के हवाले से। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बहरी अमूर महमूद मौलवी ने CVU पर फंसे बहरी जहाज़ को निकालने में नाकामी पर सैल्वेज कंपनी के खिलाफ इंक्वायरी का ऐलान कर दिया है। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। कल तक इसको मॉनिटर करेंगे, उसके बाद मेरे ख्याल से हम कोई डिसीजन लेंगे और फिर इनको हम इंस्ट्रक्शंस देंगे कि इस तरीके से, ठीक है ना, ये जब तक प्रॉपर सैल्वेज कंपनी नहीं लेके आएंगे हम इधर यहाँ पे इनको खेलने नहीं देंगे। प्रॉपर सैल्वेज कंपनी आएगी और इसको अगर निकालना है तो वो सैल्वेज कंपनी निकाले। आलमी वबा कोरोना वायरस की बात की जाए तो कराची में कोरोना वायरस के केसेस में मजीद कमी आ चुकी है। एक दिन में मस्बत केसेस की शरह 14.5% तक रिकॉर्ड की गई। 24 घंटों में 1293 मरीज सामने आए हैं। 13 जान की बाजी भी हार चुके। अपडेट करें आपको कोरोना वायरस की सूरत हाल के हवाले से। कराची में कोरोना वायरस के केसेस में मजीद कमी आने लगी है। एक दिन में मस्बत केसेस की शरह 14.5% तक रिकॉर्ड की गई। 24 घंटों में 1293 मरीज सामने आए हैं, जबकि 13 जान की बाजी भी हार चुके। मजीद तफसीलात किफ़ायत अली से। किफ़ायत बताएगा क्या तफसीलात हैं। इन दिनों में जो है वो गैर मामूली जो है वो कमी देखी गई है कोरोना के रेशो में। 2 रोज कबल जो है वो ये शरह 21.5 थी और उसके बाद जो है वो गुज़श्ता रोज हमने देखा हुए 18.8% जो है वो कोरोना का रेशो था। लेकिन आज और ज्यादा कोरोना का रेशो कम हो गया है और आज जो है वो 24 घंटों के दौरान जो शरह सामने आई है वो 14.5% है। 7,000 से ज्यादा टेस्ट जो है वो किए गए हैं कराची भर में और दिन ब दिन जो है वो अब कोरोना कुछ कमी हमने देखने में आ रही है। और इस तरीके से अगर हम मजमूई तौर पर पाकिस्तान की बात करें तो सबसे ज्यादा जो रेट देखा गया है इस वक्त वो सक्खर में देखा गया है, जहाँ पर कोरोना केसेस की शरह जो है वो 17.7% जो है वो रिकॉर्ड की गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया किफ़ायत, आपने अपडेट किया। कराची के वैक्सीनेशन सेंटर्स पर ख़त्म होने वाली एस्ट्राजेनिका और साइनोवेक अब तक फराहम नहीं की जा सकी, जिसकी वजह से दूसरी डोज लगवाने के लिए आने वाले शहरियों को मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। वैक्सीनेशन सेंटर्स पर साइनोवेक और एस्ट्राजेनिका आज भी दस्तयाब ना हो सकी। सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर एक्सपो सेंटर की इंचार्ज डॉक्टर अनीला कुरैशी का कहना है कि विफाक की जानिब से साइनोवेक और एस्ट्राजेनिका वैक्सीन नहीं मिल सकी। ताहम एस्ट्राजेनिका और साइनोवेक के अलावा दीगर वैक्सीन दस्तयाब हैं। डॉक्टर अनीला ने बताया कि मॉडर्ना, फाइज़र, साइनोफार्म, कैनसाइनो दस्तयाब हैं और वो शहरियों को लगाई जा रही हैं। दूसरी जानिब कराची के दीगर वैक्सीनेशन सेंटर्स पर भी साइनोवेक और एस्ट्राजेनिका वैक्सीन दस्तयाब नहीं, जिसकी वजह से एस्ट्राजेनिका और साइनोवेक की दूसरी डोज के लिए आने वाले शहरियों को मायूसी का सामना है। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में सरकारी कोरोना वैक्सीन बेचने के केस की समाअत हुई। अदालत ने मुल्जिमान की दरख्वास्त से जमानत निपटाते हुए मुतल्लिका अदालत से रजू करने का हुक्म दे दिया। रिपोर्ट देखें मुमताज़ जमाली की। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में कोरोना की सरकारी वैक्सीन फरोख्त करने से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत हुई। दौरान समाअत ADPP अब्दुल रहमान थीम ने मुल्जिमान की जमानतों की मुखालफत की। दलाइल देते हुए उन्होंने कहा मुल्जिमान पर एंटी करप्शन की दफात शामिल करके एंटी करप्शन कोड भेजा जाए, जिस पर अदालत ने मुल्जिम अमान सुल्तान और ताहिरा बानो समेत दीगर की दरख्वास्त जमानत निमटा कर तफ्तीशी अफसर को केस के दस्तावेजात एंटी करप्शन कोड में पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने अपने फैसले में रिमार्क्स देते हुए कहा सरकारी ड्यूटी के दौरान गैर कानूनी फवायद हासिल करने वालों के खिलाफ एंटी करप्शन एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। ये केस एंटी कोड के दायरा इख्तियार में आता है, वो इस केस की समाअत करें। मुल्जिमान के खिलाफ केस का मुकदमा थाना प्रेडी में दर्ज है। वज़ीर आला सिंध के मुआविन खास बराए नौजवान अमूर पार्स डेरो ने बगैर इजाज़त के सिंध सेक्रेटेरिएट ओल्ड KDA बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर सरकारी दफ्तर पर कब्जा करके तख्ती लगा दी है। वज़ीर आला सिंध बरहम हुए, सरजनिश भी की और दफ्तर पर कब्जा छुड़वा कर खाली भी करवा लिया है। वज़ीर जंगलात नवाब तैमूर तालपुर को अलॉट कर दिया गया। अपडेट कर रहे हैं आपको हम खबर के हवाले से। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के मुआविन खास
बराए नौजवानान अमूर पारस डेरो ने बगैर इजाज़त के सिंध सेक्रेटेरिएट ओल्ड KDA बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर सरकारी दफ्तर पर कब्जा करके तख्ती लगा दी है। वज़ीर आला सिंध बरहम हुए, सरजनिश भी की और दफ्तर पर कब्जा छुड़वा कर खाली भी करवाया और वज़ीर जंगलात नवाब तैमूर तालपुर को अलॉट कर दिया है। वज़ीर आला सिंध के मुआवने ख़ास बराए नौजवानान अमूर पारिस डेरो ने बगैर इजाज़त के सिंध सेक्रेटेरिएट ओल्ड KDA बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर सरकारी दफ्तर पर कब्जा करके अपनी तख्ती लगा दी थी। वज़ीर आला सिंध इस बारे में बरहम हुए, सरजनिश भी की और दफ्तर पर कब्जा छुड़वा कर खाली भी करवाया, जबकि उसके बाद वज़ीर जंगलात नवाब तैमूर तालपुर को ये दफ्तर अलॉट कर दिया गया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात आज़ाद नोडियो से। आज़ाद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? मावन खास है पारस डेरो जिसका ताल्लुक टंडो आदम सांगड़ से है। उनको जो है चंद रोज कबल मुराद अली शाह ने अपनी टीम में मावन खास के तौर पर शामिल किया था, लेकिन उन्हें सरकारी दफ्तर जो है अलॉट नहीं किया गया था। लेकिन उन्होंने सरकारी जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आज़ाद, आपने इस हवाले से तफसीलन अपडेट किया। हुकूमत सिंध के तर्जुमान, मुशीर कानून और एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि माजी के गंद और गलाजत को साफ करके माहौलियाती तब्दीली से मुकाबला करने के लिए दरख्त और पौधे लगा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने कहा है कि जश्न आज़ादी की तकरीबात हों या मुहर्रमुल हराम के मजालिस और जलूस हों, इंतज़ामात मुकम्मल हैं। अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। हुकूमत सिंध के तर्जुमान, मुशीर कानून बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि माजी के गंद और गलाजत को साफ करके माहौलियाती तब्दीली से मुकाबला करने के लिए दरख्त और पौधे लगा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने कहा कि जश्न आज़ादी की तकरीब मोहम्मद कामरान से। मोहम्मद कामरान, बताइएगा मज़ीद क्या कहा बैरिस्टर? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं क्लिफ्टन बीच के मकाम पे, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब के साथ इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पे एक अर्बन फॉरेस्ट के एक नया एक तस्वुर के यहाँ पे उसके तहत यहाँ पे एक 20 एकड़ पे पौधे लगाए गए हैं। ये जो बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब से जानते हैं कि ये जो शहरी एक जंगल का एक नया तस्वुर है, इसका बुनियादी तौर पर मकसद क्या है और इससे क्या बेहतरी आएगी माहौल? इसका बुनियादी मकसद है अपने माहौल को बेहतर बनाना। जो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के मुज़िर असरात हैं उनको काउंटर करना। तो कहते हैं ना कि दरख्त जो है आपके माहौल को बेहतर बनाने का बड़ा एक बुनियादी उनसर होता है। तो एक ये अटेम्प्ट सिंध गवर्नमेंट ने की थी कि जिस जगह पे माजी में गंदगी होती थी, गलाजत होती थी, उस जगह को बिल्कुल ही क्लियर करा के आज आप देख सकते हैं मेरे पीछे सारा सब्ज़ा नज़र आ रहा है, यहाँ पर परिंदे आ रहे हैं। एक ख़ूबसूरत एडिशन है मैं समझता हूँ कराची के लिए। और ये 6-7 महीने हुए हमको इस प्रोसेस को स्टार्ट किए हुए। इंशाल्लाह अगले 6-8 महीने में ये जो पौधे हैं ये प्रॉपर दरख्त में कन्वर्ट हो जाएंगे। मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि इस जगह पर हमने अंगूर लगाए और अंगूर माशाल्लाह कामयाब हुए। हमने सब्ज़ी लगाई है, हमने शहतूत लगाया है, यहाँ पे बर्बरी लगाया है, बर्बरी कह रहा हूँ मलबरी हमने लगाया है। तो उन तमाम चीज़ों में माशाल्लाह कामयाबी हुई है और एक खुशगवार तब्दीली है कराची शहर के लिए। और इंशाल्लाह पब्लिक की मदद के साथ इस तरह के और प्रोजेक्ट्स हम कराची के मुख्तलिफ मकामात पर इस्टेब्लिश करना चाहते हैं और इंशाल्लाह करेंगे। जी बिल्कुल, ये थे कराची के एडमिनिस्ट्रेटर बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब। जश्न आज़ादी के सिलसिले में लाजमी तौर पे प्रोग्राम होंगे, मुहर्रमुल हराम के हवाले से भी जुलूस और जो मजालिस हैं उनका इनेकाद किया जाएगा। तो उसके SOPs के तहत ये जो तमाम तकरीबात हैं ये जारी रहेंगी। और इसके अलावा यहाँ पे जो क्लिफ्टन बीच में ये जो 20 एकड़ में एक शहरी जंगल का एक जो कॉन्सेप्ट है, ये आइंदा आने वाले दिनों में, आइंदा मुस्तकबिल में एक अच्छा बेहतर ठीक है, बहुत शुक्रिया कामरान, आपने अपडेट किया। दावत इस्लामी माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए सरगर्म है। दावत इस्लामी के फलाही इदारे FGRF और बल्दिया वस्ती के माबैन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत शजरकारी के फ़रोग़ के माहिदे के बारे में बताएं तो वो तय पा चुका है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा सिटी 21 रिजवान अहमद से। रिजवान, अपडेट कीजिएगा इस माहिदे के बारे में।
जी बिल्कुल, साबिक डीजी पार्क और मौजूदा डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ताहा सलीम एक और कामयाबी का झंडा गाड़ चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जिस तरह उन्होंने केएमसी में बागात के शोबे में तवज्जो दी और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को मुतारिफ़ कराया, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में भी कामयाबी से उसका आगाज़ हो चुका है। दावत इस्लामी का जो फलाही इदारा है उसके ताउन से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में भी शजरकारी मुहिम का जो है बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। मज़ीद बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के डिप्टी कमिश्नर ताहा सलीम साहब से। बहुत शुक्रिया ताहा साहब, बड़ी कामयाबी का आज दिन है। फरमाइएगा क्या हिकमत अमली है और कितना जो है इस पर फोकस किया गया है, क्या आपकी डिप्लॉयमेंट होगी और जो पौधे लगा दिए जाते हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इक़दाम उठाएंगे आप? जी बिल्कुल, मुझे ज़्यादा खुशी इसी बात की होती है, पहले तो शुक्रिया आपने मौका दिया कि ये जब हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ जाते हैं तो हमारा ये फोकस होता है कि उसकी मॉनिटरिंग और मेंटेनेंस पे ख़ास तौर पे तवज्जो दी जाए। ये ना हो कि हम पौधा आज ला के जाएँ और एक हफ़्ते बाद आएँ तो वो नज़र ही ना आए। तो उससे सिलसिले में करके जो भी हमारा MOU ड्राफ्ट होता है उसमें ये बाकायदा शिक्र रखी जाती है कि जो भी हमारे साथ पार्टनर होगा वो अगले 3 साल तक इसकी मॉनिटरिंग करेगा। ज़िम्मेदारी हमारी होगी बीइंग गवर्नमेंट कि हमारे माली लगें, पानी डालें, उसका ख्याल रखें, लेकिन मॉनिटरिंग जो होगी वो FGRF की होगी या कोई भी हमारा प्राइवेट पार्टनर आता है। FGRF से खुसूसी तौर पे मैं, क्योंकि हमने KMC में भी इनके साथ काम किया था, तो ये तो अनमैच्ड हैं, अनपैरेलल हैं। ये जिस लेवल पे काम करते हैं वो बहुत ह्यूज लेवल है। ये पूरे पाकिस्तान और फिर अब पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है, क्योंकि सेंट्रल के अंदर पार्क बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ज़्यादा निगलेक्टेड हैं। वन ऑफ द वेल प्लान्ड एरियाज़ ऑफ कराची और पाकिस्तान जो है वो फेडरल भी एरिया नाज़िमाबाद थे और वो अब उसके अंदर काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है। तो शुरुआत कर दी है, अकेले हम नहीं कर पाएंगे। सिंध गवर्नमेंट की पूरी हमें सपोर्ट है और अब हमें सपोर्ट लोगों की भी चाहिए, तो वो उसका आगाज़ हो गया। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाते रहें। साहब एक बात बताइएगा कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में कई शाराएँ ऐसी हैं जहाँ पर शजरकारी की और ग्रीनरी की जो जिम्मेदारी है वो KMC की है, लेकिन KMC का माजी की अगर बात की जाए तो KMC का जो डिपार्टमेंट है वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में उतना मुतहरिक दिखाई नहीं दिया जितना उसका होना चाहिए था। तो उस हवाले से क्या हिकमत अमली आपकी? असल में बात ये है कि अगर हम पिछले साल में देखें ना तो हमने बहुत सारी प्लानिंग्स की हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है हमने उसको कागज़ में ले आए। अगर KMC की बात करें, अब उसका टाइम ऐसा है कि अब हम उसको इंशाल्लाह ग्राउंड पे लेके आ रहे हैं, जिसके अंदर सेंट्रल मीडियंस हैं, जिसके अंदर मियावाकी फॉरेस्ट हैं रोडों के दरमियान, वो सारी चीज़ें और आहिस्ता आहिस्ता आपको दिखेगा। क्योंकि अब पिछले 1 साल में जो हमने KMC की अगर आप बात कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम हमको लगा सेंट्रल के अंदर वहाँ पे पानी के निज़ाम को लगाने के लिए, लाइनों के लिए और उन सब चीज़ों को। क्योंकि उससे पहले अगर हम लगाते तो महीना 1.5 महीना तो हम शायद टैंकर से पानी दे के गुजारा कर लेते, लेकिन ज़रा सा उसके अंदर कोई पेट्रोल की कमी आती है, कुछ का होता तो फिर दोबारा वो मर जाते। तो ज़रूरत ये थी कि भले थोड़ा सा वेट कर लें, लेकिन चीज़ ऐसी करें कि वो देर पाओ। अभी भी हमारे KMC कोई अलग नहीं है हमसे, मुर्तज़ा वहाब साहब की पूरी सपोर्ट हमें है और इंशाल्लाह हम उनकी गाइडेंस के हिसाब से उन रोडों को भी देखते रहेंगे और अपनी जो DMC की रोड्स हैं उनको भी बेहतर करने की। बहुत शुक्रिया। डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ताहा सलीम की गुफ्तगू आपने सुनी। दावत इस्लामी के जो फलाही खिदमात हैं, उसके जो फलाही इदारा है उसके ज़िम्मेदार भी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहरुख साहब बहुत शुक्रिया आपका। ये फरमाइएगा कि ग्रीन पाकिस्तान का जो आपका सिलसिला था उस पर आप काम कर रहे हैं, KMC को भी आपने सपोर्ट किया, DMC को भी आप सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन एक जो आम तौर पे हमारे माशरे में ये देखा जाता है कि शजरकारी तो हो जाती है लेकिन उसका जो आबियारी है वो नहीं हो पाती, यानी दरख्त की शक्ल जो है वो इख्तियार नहीं कर पाता, वो सूख जाता है, उसको तोड़ दिया जाता है। तो अवेयरनेस बढ़ाने के लिए एक बेहतरीन प्लेटफार्म मजहबी प्लेटफार्म कहलाता है। ये मुल्क भी मज़हब के नाम पर ही बना था। तो फरमाइएगा इस हवाले से दावत इस्लामी की एफ़र्ट्स क्या होंगी? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो देखें नारा ही शुरू से ये है कि पौधा लगाना है, दरख्त बनाना है। जो हमारे अमीर अहले सुन्नत ने हमें मोटिव दिया है, जो मिशन दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, वो है ही इस पे कार्बन कि हमने पौधा लगा के छोड़ना नहीं है, उसकी आबियारी करनी है, उसकी हिफाजत करनी है, उसकी मेंटेनेंस करनी है और उसको इंशाल्लाह दरख्त तक पहुंचाना है। तो ये हमारा मिशन कराची से शुरू हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह और अब पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ये फैल चुका है और हमने बाकायदा इसका एक प्रॉपर निज़ाम बनाया है जिसके अंदर माली हमारे साथ हैं, सुपरवाइज़र्स हैं जो प्रॉपरली उन जगहों का विज़िट करते हैं, उनको देखते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो हाईलाइट करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक फ़ेब से लेकर अब तक हमारा ये निज़ाम कामयाबी के साथ चल रहा है और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आगे के सालों में भी ये इसी अंदाज से चलेगा और जब तक ये पौधे दरख्त की मेच्योरिटी पे नहीं आते इंशाल्लाह
हम इनकी खिदमत करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जो कि गुंजान आबाद डिस्ट्रिक्ट कहलाता है सूबे भर का, और यहाँ पर कंक्रीट का जंगल हमको दिखाई देता है। अब यहाँ पर जो माहौल की बेहतरी के लिए शजरकारी के इकदाम उठाए गए हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि ये एक मरतबा फिर हरा भरा और सरसब्ज व शादाब डिस्ट्रिक्ट बन जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रिजवान, आपने अपडेट किया। दीगर खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि मारूफ पाकिस्तानी पॉप आइकॉन नाज़िया हसन को मद्दाहों से बिछड़े 21 बरस बीत गए हैं। उनके गाए गीत आज भी आवाम में बेहद मकबूल हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं राहील बेग। नाज़िया हसन 3 अप्रैल 1965 को पाकिस्तान के शहर कराची में पैदा हुई। उन्होंने अपना बचपन और नौजवानी कराची और लंदन के तालीमी इदारों में गुजारी। 1980 में वो 15 बरस की उम्र में गुलकारी की दुनिया में आई और शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गई। मारूफ भारतीय फिल्म साज फिरोज खान की फिल्म कुर्बानी में आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, इस गाने ने नाज़िया हसन को उरूज बख्शा। नाज़िया हसन ने PTV पर मुतादिद प्रोग्राम और TV कमर्शियल्स में भी काम किया। उन्होंने अपने भाई ज़ोएब हसन के साथ मिलकर पाकिस्तानी मौसीकी में मगरबी अंदाज मुतारिफ करवाया। नाज़िया हसन और ज़ोएब हसन ने पाकिस्तानी नौजवान नस्ल के साथ बैरून मुल्क भारत, अमेरिका, अरब अमीरात, लातीनी अमेरिका समेत दुनिया भर में पजीराई हासिल की। इस वजह से नाज़िया हसन को पॉप मौसीकी के बानियों में शुमार किया जाता है। इन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत मुतादिद अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। नाज़िया हसन कैंसर जैसे मूजी मर्ज में मुब्तला थी। वो 13 अगस्त 2000 को 32 बरस की उम्र में लंदन के अस्पताल में वफात पा गई। राहील बेग, सिटी 21। सन्नतकार इश्तियाक बेग का ज़ोहेब हसन के बयान पर जवाब सामने आ गया। नाज़िया की 21वीं बरसी के मौका पर उनके भाई ज़ोहेब हसन के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं, उनको मुस्तरद करता हूँ। इश्तियाक बेग ने कहा है कि मैं ज़ोहेब हसन के खिलाफ 1 खरब रुपए का केस फाइल करूँगा। इश्तियाक बेग ने साफ साफ कहा कि ज़ोहेब हसन पर पाकिस्तान समेत बरतानवी अदालत में भी केस फाइल करूँगा। अपडेट करें आपको, सन्नतकार इश्तियाक बेग का ज़ोहेब हसन के बयान पर जवाब सामने आ गया। नाज़िया की 21st डेथ एनिवर्सरी के मौके पे जो इल्ज़ामात उनके भाई की तरफ से मुझ पे आयद किए गए हैं, उन तमाम बेबुनियाद इल्ज़ामात को मैं रद्द करता हूँ, उनको मैं रिजेक्ट करता हूँ और मैं ज़ोएब हसन के खिलाफ डिफेमेशन का केस 1 अरब पाक रुपीस का जो है वो फाइल कर रहा हूँ, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी अपने लॉयर्स को इंस्ट्रक्ट कर दिया है। साथ ही यूके की अदालत में भी मैं एक डेफेमेशन का केस ज़ोएब हसन के खिलाफ लेके जा रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली मैं इस वक्त मुल्क में नहीं हूँ, मैं मुल्क से बाहर हूँ। मैं इंशाल्लाह 2-3 दिन में पाकिस्तान पहुँच जाऊँगा और उसके बाद मीडिया को भी और तमाम लोगों को जो हक़ाइक़ हैं कि जिस बुनियाद के ऊपर इन्होंने 21 साल बाद ये इल्ज़ामात जो है लगाए हैं, क्या एक नई चीज़ 21 साल। ईसा लेबोरेटरी के CEO डॉक्टर फरहान ईसा कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और ये इसी फैसिलिटी में आता है हेल्थ से रिलेटेड, तो इसको हम कभी भी इस तरह समझा नहीं गया। थैंक्स टू डॉक्टर ईसा जिन्होंने समझा और अब इसको ऑफिशियली इस तरह लॉन्च कर रहे हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि अवेयरनेस, सेकंड जिम फिटनेस मैनेजमेंट है। जिस तरह अभी ओलंपिक्स हुए, हमारे पास अच्छे ट्रेनर्स नहीं हैं जो फिटनेस मैनेज कर सकें एथलीट्स की इंटरनेशनली, तो सबसे बड़ा, और वो एथलीट्स अफोर्ड नहीं कर सकते या ट्रेनर्स अफोर्ड नहीं कर सकते जो उस फील्ड में आना भी चाहते हैं, बाहर जाके सर्टिफिकेशन करना। तो पहली दफ़ा ये अपॉर्चुनिटी है कि बहुत ही कम फीस के अंदर इतना बेस्ट कोर्स ऑफर हो रहा है कि अगर मैं भी होता तो मैं नहीं छोड़ता ये अपॉर्चुनिटी। सेकंड चीज़, फिटनेस मैनेजमेंट, जो ओलंपिक्स में हमारे पास एथलीट्स हैं, आप सब जानते हैं कि उनकी फिटनेस मैनेजमेंट का बहुत इशू रहा है, बहुत मसले रहे हैं और हमारे पास ट्रेनर्स इतने नहीं हैं कि एक लोकल लेवल पे उन एथलीट्स को ट्रेन कर सकें जो ओलंपिक्स में हमारे पास जा सकते हैं। तकरीबन शायद सभी कोई ना कोई ऐसे बंदे को जानता होगा जो जा सकता है ओलंपिक्स में, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस फिटनेस अवेयरनेस और फिटनेस मैनेजमेंट की वजह से या उनके पास अच्छे ट्रेनर्स ना होने की वजह से हम उस पर भी लैग कर रहे हैं। इंटरनेशनल हर स्पोर्ट्स में लैग कर रहे हैं और हर चीज़ में हम लैग कर रहे हैं। और सेकंड, हमारी जो ओवरऑल हेल्थ है एक हर बंदे की, एक हर नॉर्मल आदमी की, वो बहुत ज़्यादा लैग कर रही है। तो इस कोर्स से एक जर्नल ट्रेनर्स को बहुत फ़ायदा होगा और वो आगे जाके अपनी फैमिली को या अपने सराउंडिंग्स को बहुत अच्छा एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट दे सकते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल सोसाइटी में बहुत चेंज आएगा और मैं भी हमारी वजह से और लोग भी इस चीज़ में आएंगे और इस चीज़ को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।
थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल से इसका जो लुब्बे लुबाब सबको समझ में आया होगा। मैं जस्ट सिर्फ कुछ सेलिएंट फीचर्स कहता हूँ। आसिफ भी बैठे हैं, रहमानी साहब हमारे दोस्त, और सारे जितने भी मीडिया के फ्रेंड्स हैं। देखिए, एज अ मेडिकल डॉक्टर मैं आपको ये बताता चलूँ कि लाइफ स्पैन्स एज बढ़ती चली जा रही है माशाल्लाह। ज़ाहिर है उसमें डायग्नोस्टिक्स का बड़ा रोल है कि पहले से पता चल जाता है कि शुगर है, डायबिटीज़ है, या लिपिड्स बढ़े हुए हैं, चिकनाई बढ़ी हुई है। उम्रें यहाँ पे 80 साल से ऊपर तक जा रही हैं माशाल्लाह। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है, एक तरफ होती है क्वांटिटी ऑफ लाइफ के नंबर्स बढ़ जाएं 80-85 साल। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आला सिंध के मुआविन ख़ुसूसी बराए महकमा बहाली ख़ुसूसी अफराद सिंध सादिका अली मेमन का कहना है कि ख़ुसूसी ख़ातीन की तकरीब से मुकामी होटल में खिताब करते हुए कहा कि ख़ातीन मुआशरे का लाजमी जज़्व हैं। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का ख्वाब था। इस हवाले से मज़ीद उन्होंने क्या कहा, आपको अपडेट करें अहम खबर के हवाले से कि ख़ुसूसी बराए महकमा बहाली ख़ुसूसी अफराद सिंध सादिक अली मेमन का ख़ुसूसी ख़वातीन की तकरीब से मुकामी होटल में ख़िताब सामने आया है। उनका कहना था कि ख़वातीन मुआशरे का लाज़मी जज़्व हैं। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का ख्वाब था, जिसकी ताबीर करके रहेंगे। वज़ीर-ए-आला सिंध के मुआविन ख़ुसूसी बराए महकमा बहाली ख़ुसूसी अफराद सिंध सादिक अली मेमन का ख़ुसूसी ख़वातीन की तकरीब से मुकामी होटल में ख़िताब करते हुए कहना था कि ख़वातीन मुआशरे का लाज़मी जज़्व हैं। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का ख्वाब था, जिसकी ताबीर हम करके रहेंगे। वज़ीर-ए-आला सिंध के मुआविन ख़ुसूसी बराए महकमा बहाली ख़ुसूसी अफराद सिंध सादिक अली मेमन का ख़ुसूसी ख़वातीन की तकरीब से मुकामी होटल में खिताब करते हुए उनका कहना था कि ख़वातीन मुआशरे का लाजमी जज़्व हैं। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का ख्वाब था, जिसकी ताबीर के लिए हम हमा वक्त तैयार हैं और कोशां हैं। मज़ीद तफ़सीलात मोहम्मद कामरान से। कामरान बताएगा, खिताब करते हुए उनका मज़ीद क्या कहना था? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आला सिंध के मुआविन ख़ुसूसी बराए महकमा बहाली ख़ुसूसी अफराद सिंध सादिक अली मेमन ने ख़ुसूसी ख़वातीन की जो एक तकरीब मकामी होटल में मुनक़िद हुई, उसका खिताब करते हुए कहा कि ख़वातीन जो हैं वो मुआशरे का लाज़मी जुज़्व हैं। ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के हवाले से शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का भी ख्वाब था। शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने जो ख्वाब देखा उसको हुकूमत सिंध जो है वो पूरा कर रही है। इस हवाले से सादिक मेमन ने कहा कि खुसूसी जो ख़वातीन हैं उनको बाख्तियार बनाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ख़वातीन बाइज़्ज़त। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद कामरान, आपने अपडेट किया। सिंध हाई कोर्ट से खबर शामिल करें, जहां पर पाकिस्तान की मोहब्बत में सब कुछ छोड़ने वाले शहरियत के लिए धक्के खाने पर मजबूर हैं। नादरा ने जूनागढ़ से 30 बरस कबल आए हसन का कौमी शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया है। हसन ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा बिलाल अहमद से। बिलाल, अपडेट कीजिएगा। बिलाल से हमारा राब्ता मुनक़ता हो चुका है। नाज़रीन को अपडेट करें कि सिंध हाई कोर्ट में पाकिस्तान की मोहब्बत से सब कुछ छोड़ के आने वाले अपनी शहरियत के लिए धक्के खाने पर मजबूर हैं। नादरा ने जूनागढ़ से 30 बरस कबल आने वाले हसन का कौमी शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया है। हसन ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। मज़ीद तफसीलात बिलाल अहमद से। जी बिलाल। जूनागढ़ से 30 साल कबल पाकिस्तान आए थे और पाकिस्तान में यहाँ आने के बाद इन्होंने शादी की है हसन ने, और यहाँ पर उनकी बच्चे भी हैं, लेकिन नादरा हुकाम ने उनका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया है। सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया है और उनके वकील ने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि उनके बच्चे और की तालीम भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, और इसके साथ ही मैट्रिक और दीगर जो असनाद हैं वो भी मौजूद हैं, लेकिन नादरा हुकाम ने हसन का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया है, जिसके बाद उनको और उनके बच्चों को काफ़ी तकलीफ का सामना है। अदालत से इत्तला की गई है कि कौमी शनाख्ती कार्ड को बहाल करने का हुक्म जारी किया जाए। बहुत शुक्रिया बिलाल, आपने अपडेट किया। दुबई जाने वाले मुसाफिर शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। कराची एयरपोर्ट पर रैपिड PCR मशीन तो लग गई, ताहम फाल होने में 3 रोज़ दरकार होंगे। मुसाफिर टिकट्स की तब्दीली के लिए ट्रैवल एजेंसीज के चक्कर लगा रहे हैं। ऐसे ही एक एजेंसी पर हमारे नुमाइंदे ज़ेशान अहमद अमारात के लिए सफ़र करने वाले ख्वाहिशमंद के साथ मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं।
जी बिल्कुल, पुराने वक्तों में दुबई जाना बड़ा आसान हुआ करता था, आज से 2 साल पहले तक, मगर उसके बाद जो है वो हर्डल्स आती रहीं, मगर अब जो है वो हमारा जाना आसान रहा नहीं है। रैपिड पीसीआर टेस्ट जो है वो रिक्वायर्ड किया गया है एयरपोर्ट्स के ऊपर। गुज़िश्ता 2 रोज़ पहले हमने देखा कि लोग वहाँ पर 70 लोगों को जो है वो रोक दिया गया, जहाज़ में नहीं बैठने दिया गया। इसके बाद यही सिलसिला जारी है। अब काविशें की जा रही हैं, मुख्तलिफ लैब्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है और मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर मुल्क के मुख्तलिफ लैब्स को शॉर्टलिस्ट करके कहा गया है कि जी ये लोग अपना काउंटर यहाँ पे बनाएंगे और इसके बाद यहाँ पर रैपिड पीसीआर की फैसिलिटी जो है वो फराहम की जाएगी। जो डीजी सिविल एविएशन से हमारी बात हुई है तो उनका यही कहना था कि जगह वो प्रोवाइड कर देंगे। गालिबन कराची एयरपोर्ट पर जगह प्रोवाइड कर भी दी गई है, दीगर एयरपोर्ट्स पर भी जगह प्रोवाइड की जा रही है, मगर जो लैब्स हैं उनमें सिवाय 2 लैब्स के किसी के पास भी जो है वो रैपिड पीसीआर मशीन अवेलेबल नहीं है। 15 रोज़ के लिए कहा गया है कि तकरीबन मुख्तलिफ लैब्स ने जो टेंडर्स हैं वो दे दिए हैं, मुख्तलिफ ममालिक से इंपोर्ट की जा रही है और तकरीबन 1 हफ़्ते से लेकर 2 हफ़्ते यानी 15 रोज़ लग सकते हैं इस पूरे प्रोसेस को होने में। इसमें ट्रैवल एजेंट्स जो हैं वो शदीद परेशानी का शिकार हैं। हमारे साथ दानियाल साहब मौजूद हैं, इनसे हम थोड़ा सा सूरत हाल जान लेते हैं कि लोग किस तरह परेशान हो रहे हैं और ट्रैवल एजेंट्स जो हैं वो खुद किस तरह परेशान हो रहे हैं। दानियाल भी बताइएगा मुझे कि किस तरह आप लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पहले कभी जाने में ऐसा होता था यूएई? पहले जाने में यूएई ये कोई हर्डल्स या कोई परेशानी इस टाइप की नहीं होती थी। मतलब आपने सिंपल एक वीज़ा आपके पास अगर है रेजिडेंस या टूरिस्ट वीज़ा है तो वो आप जो है वो एयरलाइन की रिक्वायरमेंट जो है वो आप कंप्लीट करके और आप यूएई ट्रैवल कर सकते थे इजीली। बट अब जो 12 मई के बाद जो उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं उसके बाद अब 5 अगस्त को दोबारा से रीओपन किया यूएई, तो उसमें जो रिस्ट्रिक्शंस है वो तो इन्होंने 48 आवर्स के अंदर जो पीसीआर टेस्ट है वो करवाना है पैसेंजर को, दूसरा जो है वो रैपिड पीसीआर करवाना है। तो 5 अगस्त को जो इन्फॉर्मेशन आई थी उसके मुताबिक पैसेंजर जो है वो एंटीजन टेस्ट करवा के एयरपोर्ट पहुंच चुके थे, जिसके बाद जो है वो उन्हें बोर्डिंग नहीं दी गई इस वजह से क्योंकि यूएई गवर्नमेंट को जो रिक्वायर्ड है वो रैपिड पीसीआर टेस्ट रिक्वायर्ड है, जबकि एंटीजन टेस्ट नहीं है। रैपिड पीसीआर की फैसिलिटी पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं थी, तो इसके फिर जो है वो लैब्स ने टेंडर वगैरह किया। उसके बाद जो है अब जो अप्रूव्ड हुई हैं लैब्स वो सियालकोट और लाहौर में तो जो है वो मशीन्स इंस्टॉल कर दी गई हैं। कराची एयरपोर्ट पे भी जो इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मशीन्स इंस्टॉल है, बट ऑपरेशनल जो है वो 14 या फिर 15 अगस्त से हो सकती हैं वो। तो इस हवाले से मतलब पैसेंजर्स को काफ़ी परेशानी है। वो एयरपोर्ट जो है वो अपनी टिकट्स किसी ने 5-6 दिन पहले बुक करवाई हुई है हायर फेयर्स में, वो एयरपोर्ट जाके फिर दोबारा से वहाँ से आना वापस। इसके अलावा विदिन 48 आवर्स वाला जो टेस्ट है वो उन्होंने करवाया हुआ है, तो इससे मतलब काफ़ी परेशानी लोगों को। इसके अलावा ट्रैवल एजेंट्स को जो है फिर ये कि टिकट्स चेंज करना नेक्स्ट फ्लाइट में, तो उसमें सीट्स अवेलेबल नहीं है, तो इस हवाले से मतलब काफ़ी परेशानी है लोगों को। चलिए बहुत शुक्रिया दानियाल साहब। पैसेंजर्स हमारे साथ मौजूद हैं, ट्रैवल एजेंसीज़ के चक्कर लगा रहे हैं क्योंकि बहरहाल दुबई पहुंचना है, किसी का रोज़गार है, किसी की जॉब्स हैं, किसी की कोई और नीड है, मगर एयरपोर्ट से वापस आ गए हैं। सर एयरपोर्ट से वापस आए आप? जी हाँ, एयरपोर्ट से वापस आए हैं हम। बहुत परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी, जिससे टिकट जो है मसला बना हुआ हमारे लिए, और ये वो जो मशीन है वो अभी अवेलेबल नहीं है वहाँ पर। आप क्या कहेंगे सर, आप भी मेरे ख्याल दुबई में जॉब करते हैं? जी जी बिल्कुल, मैं दुबई जाने की एयरपोर्ट गया था, मगर वो रैपिड टेस्ट क्योंकि दुबई इमिग्रेशन वालों ने अपना वो कंपल्सरी कर दिया है, तो इधर एयरपोर्ट के ऊपर वो इनके इक्विपमेंट नहीं है अभी, तो जिसकी वजह से बड़ी परेशानी हो रही है, तो वो होना ज़रूरी है। तो अभी देखें कुछ अरेंज तो ये कर रहे हैं, मगर यह है कि हम इधर आए थे मालूमात लेने के लिए, फर्दन देखें ये भी क्या मालूमात हमें देते हैं। यहाँ पर बड़ी तादाद के अंदर मुसाफिर हैं जो कि परेशान हो रहे हैं, एयरपोर्ट्स जा रहे हैं वो लोग क्योंकि उनके पास जो एंटीजन टेस्ट है 48 घंटे पहले का वो तो मौजूद है, मगर 4 घंटे पहले जो टेस्ट की रिक्वायरमेंट दी गई है जिसे रैपिड रियल टाइम पीसीआर कहा जाता है, तो वो उनके पास अवेलेबल नहीं है। अब मशीनें जो हैं उनके बारे में इत्तलात है कि सियालकोट में तो पहले ही शुरू कर दिया गया था, लाहौर के अंदर भी मशीन इंस्टॉल की जा चुकी है, कराची में भी मशीन इंस्टॉल हो गई है, मगर वो ऑपरेटिव जो है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। अब बात करेंगे शहर में जारी क्राइम के हवाले से। महकमा दाखिला सिंध ने 8, 9 और 10 मुहर्रम हराम को हेली कैम उड़ाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। IG सिंध समेत मुतल्लिका पुलिस हुकाम को रिपोर्ट पर हुक्मनामा जारी कर दिया गया। अपडेट करें आपको हम खबर के हवाले से, महकमा दाखिला सिंध ने 8, 9 और यौम आशूर पर हेली कैम उड़ाने पर पाबंदी आयद कर दी है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा समर अब्बास से। समर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें ये पुलिस की जानिब से जो है उसके बाद दरख्वास्त पर महकमा दाखिला सिंध ने 9 और
8 और 10 मुहर्रम अल हराम को हेलीकैम उड़ाने पर पाबंदी आयद कर दी है, जबकि इस हवाले से जो महकमे दाखिला का कहना है कि 8, 9 और 10 मुहर्रम अल हराम को मजालिस और जो जुलूस हैं वो बड़ी तादाद में जो अफराद होते हैं ये साउथ जोन में दाखिल होते हैं, जबकि मीडिया चैनल्स की जानिब से हेलीकैम जो है उड़ाए जाते हैं, ताहम इस पर पाबंदी आयद कर दी गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। 14 अगस्त में अब सिर्फ एक दिन बाकी है और मुल्क भर की तरह कराची में भी जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां अरूज पर पहुंच चुकी हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में छोटे बड़े स्टॉल्स लग चुके हैं जिन पर ख़रीदारों का रश लगा हुआ है। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी झंडे, झंडियाँ, बैजेस और दीगर आराइशी अशियाँ ख़रीद रहे हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा ताबिश कुफैली से, जो कि इस वक्त एक ऐसे ही स्टॉल पर मौजूद हैं। जी ताबिश। बिल्कुल, 14 अगस्त में सिर्फ अब एक दिन बाकी रह गया है और पूरे मुल्क में जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां उरूज पर पहुंच चुकी हैं। कराची में भी कराची के मुख्तलिफ इलाकों में छोटे बड़े स्टॉल्स लग चुके हैं जिन पे झंडे हैं, झंडियाँ हैं, बैजेस हैं और दीगर आराइशी सामान दस्तियाब है। हम इस वक्त एक मौजूद हैं एक स्टॉल के ऊपर, यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पे ये ब्रेसलेट्स हैं, ये झंडे हैं पाकिस्तान के, ये हाथ में पहनने के ब्रेसलेट्स हैं, बैजेस हैं बहुत सारे, यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं, कैप्स हैं, यहाँ मुख्तलिफ किस्म के बैजेज हैं, हर किस्म के बैज हैं। यहाँ मुख्तलिफ कीमतें हैं, 20-30 रुपये से लेकर 100-200 रुपये तक के बैजेज कीमतें हैं। यहाँ पे साथ में हम दिखा देंगे आपको कि बच्चों के चश्मे हैं, छोटे बच्चों के लिए ग्रीन रंग के चश्मे हैं। पाकिस्तान डे की मुनासिबत से ये झंडे ये बच्चे हैं जो पहन सकते हैं, या आज़ाद जम्मू कश्मीर के आज़ाद जम्मू कश्मीर झंडे मौजूद यहाँ पर उस मुनासिबत से बैज यहाँ मौजूद है, उनसे इज़हार एकजहती करने के लिए। बलून्स हैं घरों को सजाने के लिए जो पाकिस्तान डे की मुनासिबत से इनके ऊपर 14 अगस्त और पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा हुआ है। यहाँ मौजूद दुकानदार से हम बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, क्या क्या चीज़ें बेच रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे बैज हैं और झंडे हैं और हाथ में पहनने वाले ब्रेसलेट हैं, झंडे हैं और चूड़ियाँ हैं, बाजे हैं, पर्स हैं, सारी चीज़ें। सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या चीज़ बिक रही है जो लोग सबसे ज़्यादा जिसकी मांग है? बैज और बाजे। बैज और बाजे। झंडियाँ बिक रही है? झंडियाँ भी बिक रही हैं और ब्रेसलेट। झंडियों की कोई 50 का पैकेट है, कोई 20 का पैकेट है, कोई 100 का पैकेट है। झंडे आपके पास कितने, कम से कम कितने झंडे और ज़्यादा से ज़्यादा कितने का है? हमारे ज़्यादा से ज़्यादा 1500 रुपये का। बाजे देखें, बाजे की अब जो है पिछले चंद एक साल से ट्रेंड बहुत सारा हो गया इन बाजों का। ये बाजे आप बेच रहे हैं, यहाँ पे कितने के बाजे हैं ये? 200 रुपये के बाजे हैं। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि यहाँ पे 200 रुपये के बाजे हैं। बाजों के साथ साथ यहाँ झंडियाँ हैं, यहाँ चूड़ियाँ हैं बच्चों की, छोटी बच्चियों के लिए यहाँ चूड़ियाँ अवेलेबल हैं जो 14 अगस्त की मुनासिबत से हरी और सफ़ेद रंग की ये चूड़ियाँ हैं जिन्हें बच्चियाँ पहन के घूम सकती हैं, जश्न आज़ादी को एंजॉय कर सकती हैं, जश्न आज़ादी मना सकती हैं। साथ साथ यहाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया। सिटी 21 के न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप देखते रहें सिटी 21।